Friends, welcome in my YouTube classes. I am Rahul Gupta, your science expert. Let's start chapter 2, class 11th, structure of atom. That is video 2. Come on, start. Students, subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta. Students, that is chapter 2, structure of atom, videos 2, class 11. चलिए स्टार्ट करते हैं. हम बात कर रहे थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लांक क्वांटम थ्योरी की. चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं ब्लैक बॉडी की. स्टूडेंट्स आपको पता है कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो सनलाइट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है. देखिए किस तरीके से यदि यूवी रेडिएशन होता है तो कैसे वो एनर्जी होती है. वो अपने आप में एक गुड एब्जॉर्बर भी होता है और गुड प्रोड्यूसर भी होता है. उसी चीज पर हम बात करेंगे. ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, क्यों एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ब्लैक बॉडी में आप देख रहे हैं किस तरीके से आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, किस तरीके से रिलीज हो रही है स्टूडेंट्स. So you can check that type of graph wavelength between intensity. देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से वेवलेंथ और इंटेंसिटी पर हो रहा है, आप इस चीज को यहाँ पर चेक कर सकते हैं. यही चीज आपका ब्लैक बॉडी इफेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को. ठीक है स्टूडेंट्स, सो यदि हम बात करें तो इसमें हमारे कुछ पॉइंट हैं. पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर देखिए प्लांक क्वांटम थ्योरी में बताया गया था द नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है. ठीक है स्टूडेंट, मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था. उन्होंने बनाया था कि एनर्जी जो होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, डिसकंटिन्यूअस वेव होती है, अपने आप में कंटिन्यूअस वेव नहीं होती. तो उन्होंने फर्स्ट पोस्टुलेट दिया रेडिएंट एनर्जी और इजेक्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट्स. दूसरी चीज बताई उन्होंने वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर. और चौथी चीज बताई उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन. सो दैट इज द प्रोसेस. देखिए यहाँ पर कंप्लीट एक्चुअल में किस तरीके से एनर्जी का रेडिएशन होता है. जब उसे एनर्जी मिलती है तो वो उसे छोड़ देता है. अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू. ये इसका सेकंड पोस्टुलेट है. सो ये दो पोस्टुलेट्स आपको लर्न करने हैं जिसमें E इज इक्वल टू एच न्यू कहा गया. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. E वहां पर एनर्जी ऑफ रेडिएशन, H प्लांक कांस्टेंट और म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है. प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होती है. देखिए म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा भी होता है. अब इस चीज को आप यहां पर कह सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू. देखिए एच न्यू था, न्यू की जगह आप सी अपॉन लेमडा रख देंगे तो एच सी अपॉन लेमडा. सो दैट इज द फॉर्मूला बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ. थर्ड पोस्टुलेट की बात करते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी विल बी अ होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा. E इज इक्वल टू एन एच न्यू. तो वहां पर n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. कहने का मतलब जो आपकी एनर्जी लेवल है वो इस पर डिपेंड करती है. दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी पर एक क्वेश्चन. देखिए प्लांक क्वांटम थ्योरी को जो एक्सप्लेन किया गया था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बेस पर किया गया था. अभी इसमें एक चीज और है आपकी जो रह रही है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है. फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन. सो E इज इक्वल टू एच न्यू. एच न्यू की वैल्यू आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. एच की वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड. आप एच की वैल्यू म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, E की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी. दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द आंसर ऑफ एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप रेडिएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. ठीक, तो ये आपकी वैल्यू आ गई. स्टेप 3 में आप वैल्यू पुट कर लीजिए n इंटू एच इंटू 1. n इक्वल टू 1 मोल 6.023 इंटू 10⁻23. ये एटम्स होते हैं यानी कि 1 मोल ऑफ फोटोन्स उसने कहा था. तो n की वैल्यू आपको पता ही है 1 मोल. यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. E इज इक्वल टू एच एन एच न्यू रुकेंगे, वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 197.882 किलो जूल पर मोल. सो दैट इज एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन. आप इसे बहुत ध्यान से नोट कर दीजिए. चलिए बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इफेक्टिव इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रहा था. देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिया गया था. इसे 1887 में
एच हर्ट्ज ने दिया गया था। ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर एक्सपेरिमेंट किए थे इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो उन्होंने कुछ अपने रिजल्ट दिए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। देखिए, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface. It means there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron from the metal surface. The number, दूसरा दिया उन्होंने, the number of electrons ejected is proton इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन इसे आप नोट कर लीजिएगा, जिसे बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू होती है। उसके बाद नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट लाइट। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये हमारे लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स होते हैं, उन्हें हमने इसी के बेस पर एक्सप्लेन किया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रेडिएशन। ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। अब देखिए किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कैसे वहां पर रिएक्शन होगी, इस चीज को यहां पर आपको समझना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितनी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं 4.3 टू 4.6 × 10⁻14 हर्ट्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं होंगे, यानी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? तो ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें से रिलीज होंगे, जब उसकी एनर्जी से ज्यादा वहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड होगी, यानी पोटेशियम मेटल की एनर्जी हमारी फिक्स रहती है। ठीक है, तो आप इसी को फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। इसे आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। प्लांक क्वांटम थ्योरी में बताया गया कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ MEV²। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरीके से मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को जकड़े रखते हैं, अपने पास प्रोटेक्ट रखते हैं, क्योंकि मेटल आयन बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं। ये उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर ME क्या है? मास ऑफ द इजेक्शन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड न्यू जो था वो वेलोसिटी, V जो था वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज, इस चीज को आप यहां पर पढ़ लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। यहां पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V जो कि वेलोसिटी इक्वल होती है। तो हमारी जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के। ये चीज आपको बहुत समझने वाली बात है यहाँ पर। यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है कि मैं आपका देखिए यहाँ पर इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू था, V इज ग्रेटर देन V0। ठीक है, तो V0 क्या था? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। V क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट वेव। H प्लांक कांस्टेंट। E एनर्जी ऑफ फोटोन। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू E एच न्यू। तो E आपका एच न्यू किसके ग्रेटर हो जाएगा? एच न्यू नॉट के। ठीक है, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू की जगह हो जाएगा हाफ MEV² के, यानी काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए ME आ जाएगा। तो यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M, V वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होती है और आपको यही स्टडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख बहुत इंपॉर्टेंटली है, नोट करते चलेंगे इसे आप, वैल्यूज को बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछेंगे इस चीज में। ठीक है, उसके बाद हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लर्न करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्वेल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि यदि कोई भी पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ लाइट है तो वो पोस्ट करता है एक डिलेमा, जो साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। वन हैंड पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ा, फिर दूसरे पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। सो दैट इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। देखिए किस तरीके से हायर इंटेंसिटी लाइट और लोअर इंटेंसिटी लाइट उसे डिफरेंट शो कर रही है। ठीक है, लेस फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, लेस इंटेंस, मोर इंटेंस होने पर मोर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। जितने इंटेंसिटी ज्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा इजेक्ट होंगे। ध्यान से देख लीजिए इस फिगर को। न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, बहुत ध्यान से देखिए। एक यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? फ्रीक्वेंसी दे रखी है रेडिएशन की, और मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फाइंड आउट करनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ मेटल। कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। स्टेप 1 में सारी वैल्यू लिख लीजिए। V की वैल्यू दे रखी है, W0 की, H की वैल्यू। पहले काइनेटिक एनर्जी KE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। K इक्वल टू एच न्यू माइनस W0।
ठीक है, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 3.63 इंटू 10⁻⁹ अर्ग, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इतनी एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे तब फोटो इलेक्ट्रॉन वहां से इमिट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आपको ध्यान समझनी है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपको पता ही है कि जो एंशिएंट रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं वही पॉसिबल आपकी इमिट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दैट इज द एनर्जी डायग्राम। इसमें 5 आपकी श्रेणीज हैं, उनको आपको पढ़ना है, और ये विजुअल स्पेक्ट्रम है इसका अलग अलग कलर पर। जब आप कोई भी ले पास करते हैं प्रिज्म से तो वो 7 अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाती है विव ग्योर में। ठीक है स्टूडेंट्स, विव ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये 7 कलर्स होते हैं। जब इसे दोबारा से आप उल्टे प्रिज्म में से पास करोगे तो वो दोबारा से एक रे में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एनर्जी वेवलेंथ को देख लीजिए, 400 to 700 वेवलेंथ होती है। वहां पर जैसे आपका रेनबो बनता है तो रेनबो में हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से रेनबो कन्वर्ट करता है, यानी सनलाइट को रेनबो में कन्वर्ट कर देता है। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है और हमेशा डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। यदि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे एब्जॉर्ब करता है मेटल, उसमें एटम्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन वहां पर, देखिए जब उसे एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, पहले फर्स्ट में फिर सेकंड में, तो ये डी एक्सटेशन ऑफ एनर्जी होता है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वापसी उसी स्टेट में आ जाती है। ये समझ रहे हैं बात को आप, ये सिंगल स्टेप, ये नंबर ऑफ स्टेप्स। एनर्जी ऑब्जर्व हुई, अलग अलग आपने रेडिएशन इमिशन दिखा दी, अलग अलग वेवलेंथ दिखा दी, फिर वो दोबारा से ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर जाकर एब्जॉर्ब हो गई। तो ये आपका है इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम, ध्यान से समझ लीजिए। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। समझ में आ गया आपको? ये हाइड्रोजन के ऊपर स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट किया गया है, एडॉप्शन और इमिशन। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राफी से रिप्रेजेंट होता है। द स्टडी ऑफ इमिशन और एडॉप्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इसे पढ़ते चलिएगा। अगला आता है आपका एटॉमिक एडॉप्शन। सो द लाइट इमिटेड एज दीज एटम्स फॉल टू लोअर एनर्जी स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सो इमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है, देखिए किस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन और नियोन का अलग अलग स्पेक्ट्रम है, ये इमिशन स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोडियम का ऊपर देखिए, मरकरी का, फिर लिथियम का, ये स्पेक्ट्रम आपको नोट करते चलना है। इसकी डेफिनेशन भी लर्न करनी है आपको। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट बुनसन थे, रॉबर्ट बुनसन ने उस चीज को एक्सप्लेन किया था यहाँ पर इमिशंस के लिए और एडॉप्शन के लिए। ये कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पर हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इमिशंस को, इसमें स्कैंडियम है, रुबिडियम, सीजियम है, गैलेनियम है, इंडियम है। तो उस चीज पर उन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था और उससे स्पेक्ट्रम फॉर्म किया जा सकता था, रिप्रेजेंट किया जा सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखा ही था कैथोड रे ट्यूब किस तरीके से एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल को छोड़ देता है और हायर स्टेज में चला जाता है, जैसे एनर्जी रिलीज होती है तो वापसी अपनी स्टेट में चला जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी से आपको रिलीज हो रही है एनर्जी, फिर स्लिट से पास हुई, फिर प्रिज्म से आई, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसे रिप्रेजेंट कर रही है। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 आपकी सीरीज हैं अलग अलग, जिसमें एनर्जी सेल्स के बेस पर एक्सप्लेन किया गया था। जॉन जोसेफ बाल्मर ने एक्सप्लेन किया था बामर सीरीज को और अलग अलग विजिबल स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट किया था। ये जो वेवलेंथ है आपकी, ये नैनोमीटर में है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। n=2 पर बामर है, n= बामर सीरीज का फॉर्मूला भी देख लीजिए, म्यू बार इक्वल टू 109677 1/2 की पावर 2 - 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा। बामर फॉर्मूले को आपको याद करना है, यूज तो बहुत कम होता है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद जोहन जोसेफ बाल्मर ने एक्सप्लेन किया था। फिर रिडबर्ग ने एक सीरीज दी, रिडबर्ग ने भी अपना एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने 2 की वैल्यू ना यूज करके n1² n2² यूज किया, फॉर्मूला बिल्कुल सेम था, इसीलिए उसे रिडबर्ग फॉर्मूला कहा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है आपको। दैट इज रिडबर्ग फॉर्मूला, दैट इज रिडबर्ग फॉर्मूला।
एन की वैल्यू 1/1 2 3 कुछ भी हो सकती है, और N2 की वैल्यू N1+1 N2+1 ये हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करते चलिएगा यहाँ पर। उसके अलावा कौन कौन सी सीरीज थी, ये एनर्जी इंक्रीजिंग लेवल में, पहली लाइमन, दूसरी बामन, तीसरी पास्चन, चौथी फुंड, चौथी ब्रैकेट, पांचवी फुंड, ये इसकी एनर्जी लेवल थी। बहुत ध्यान से देखते चलिए। रेडबर्ग ने आपकी जो रेडबर्ग की वैल्यू थी R1 आर की, वो थी 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू थी। बामर, पास्चन, फुंड ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था इस चीज को। ठीक है, पांचों सीरीज के लिए आपको पढ़ लीजिएगा वैल्यूज। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप, ये जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है एटॉमिक हाइड्रोजन की, लाइमन, पास्चन, बामर, ब्रैकेट, फुंड, तो इसमें आपकी लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट है, बामर विजिबल, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड ये आपकी इंफ्रारेड है। N1 की वैल्यू देख लीजिए, N2 की वैल्यू देख लीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे रेडबर्ग फॉर्मूले का यूज करके। समझ में आया स्टूडेंट्स आपको? इस तरीके यहाँ पर ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वैल्यूज हैं आपकी। चलिए इसके बाद बात करते हैं नील्स बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, नील्स बोहर फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, नील्स बोहर पहले एटॉमिक मॉडल को जो एक्सप्लेन किया था उन्होंने बताया था अपनी अलग अलग कंडीशंस को, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, फिक्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स थे। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है, कंसेंट्रिक ऑर्बिट होती है या स्टेशनरी उसकी स्टेट होती है, और इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी नहीं, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। फिक्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी फिक्स्ड है, उस पर यदि वो एनर्जी उसे और मिलती है तो वो अपनी अपर ऑर्बिटल यानी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब एनर्जी डाउन हो जाती है तो वो वापस अपनी उसी स्टेट में कन्वर्ट होकर वापसी आ जाता है। तो इस चीज को उन्होंने इमिशन और एडॉप्शन कहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये था बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल, V इक्वल टू डेल्टा E अपॉन एच यानी E2 माइनस E1 अपॉन एच, बोहर फ्रीक्वेंसी रूल, जिसमें H जो है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो पोस्टुलेट्स को देखिए यहाँ पर वन बाय वन आप समझते चलिएगा। उन्होंने पहली चीज यहाँ पर बताई थी, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. This path are called orbitals. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद उन्होंने एनर्जी के बेस पर एक्सप्लेन किया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बेस पर एक्सप्लेन किया, और लास्ट में एंगुलर मोमेंटम के बेस पर। एंगुलर मोमेंटम एमई के इक्वल बेस था, एमई वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 अब आई। उसके बाद उन्होंने चार चीजों में एक्सप्लेन किया। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो स्टेशनरी स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जैसे ही n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, और उनके लिए रेडियस R1 R2 को भी एक्सप्लेन किया। सो Rn इक्वल टू n स्क्वायर अल्फा नॉट, अल्फा नॉट की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर थी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट किया गया था। बहुत ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे, हर एनर्जी के लिए अलग अलग एनर्जी रहेगी। E1, E2, E3 लेट कर लिया हमने। En इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 2 3 वहां पर कुछ भी हो सकती है। Rn वहां था RH रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप फर्स्ट ऑर्बिटल की बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए जो एनर्जी रहेगी वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल रहेगी। इस तरीके से N2, N3, N4 के सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। N1, N2, N3, N4, N5, N6 के लिए दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर वैल्यूज। और जो एनर्जी इन्फिनिटी है वो इक्वल टू 0 होगी हमेशा। समझते चलिए स्टूडेंट्स, देखिए E6 की वैल्यू, E5, E4, E3, E2, E1, ये वैल्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज की बात करते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है। He के अंदर वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन। लिथियम का अलग, बेरिलियम का अलग, इस तरीके से। पर उनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल वो तो फिक्स है। En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, Tn इक्वल टू 52.9 एन स्क्वायर अपॉन Z पिकोमीटर। इस तरीके से Rn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं रेडियस की। देखिए ये वैल्यूज आपको नोट करनी है यहाँ पर, कैसे वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। R, E और R
दोनों की वैल्यू गिवन है, He+ के लिए, Li2+ के लिए, Be2+ के लिए. सो एनर्जी एंड रेडियस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर कंटिन्यूसली. यू कैन चेक हियर. स्टूडेंट्स ये बात समझिए, रेडियस आपकी यदि इंक्रीज डिक्रीज होती है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है. इन वैल्यूज को आप कंटिन्यूस चेक कर दीजिए. यहाँ पर देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इंक्रीज होने पर एटॉमिक नंबर जो है वो भी आपका, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डिक्रीज होने पर जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होगा. तो हाउ टू हेल्प टू रिसॉल्व मैनी क्वेश्चन रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर एंड स्पेक्ट्रा, ये चीज आपको ध्यान रखना है. कुछ ये आंसर आप पढ़ लीजिएगा. ये आपका जैसे कि एटम स्टेबल कैसे होता है, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपको बहुत समझवाएंगे इसको. इससे आप जो है आंसर भी क्लियर कर सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये हाइड्रोजन का एब्सॉर्प्शन और ये इमिशन स्पेक्ट्रम देखिए किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है. जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और जैसी इमिट होगी वो वापसी अपनी सेल में चला जाएगा. सो डेल्टा E इक्वल टू EF माइनस EI, ये आपको ध्यान रखना है. En इक्वल टू माइनस RH अपॉन 1/n². RH रेडबर्ग कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया था. तो डेल्टा E इक्वल टू माइनस RH अपॉन n² माइनस EI. यहाँ पर ये वैल्यू EI की पुट कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. तो RH क्या मैंने बताया, रेडबर्ग इक्वेशन. ये रेडबर्ग इक्वेशन थी आपकी. Ni इज ऑलवेज लेस देन NF, और ये एडॉप्शन के लिए इमिशंस में उल्टा होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. ये ऑर्बिटल आप नोट करते रहे. देखिए यहाँ पर पांचों सीरीज देख लीजिए. जैसे इलेक्ट्रॉन आपकी वैल्यू है, E6 की बताई, E5 की बताई थी, E4 की बताई, E3, E2, E1. वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, सॉरी डिक्रीज होती चली जा रही है. तो ये आपके लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम है. म्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन H RH अपॉन H ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2². H क्या है, प्लांक कांस्टेंट. डैम्पनेट इक्वल टू C अपॉन V. C अभी बताया था आपको, V भी बताया था. हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, ये समझ रहा है. यदि इंटेंसिटी आपकी हाई रहेगी तो बोहर एटॉमिक मॉडल किस तरीके से वर्क करता है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिटल होती है वो फिक्स्ड होती है, उसमें किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता है. ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए यहां पर जी मैन इफेक्ट की बात भी करेंगे आगे. स्टार्क इफेक्ट शॉर्टकट में याद करना है. फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इसकी लिमिटेशंस थी. ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको लिमिटेशंस भी बोहर एटॉमिक मॉडल की याद रखनी है. शॉर्ट में याद रखेंगे, ज्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं पूछा जाता. ठीक है स्टूडेंट्स. तो बोहर एटॉमिक मॉडल नील्स बोहर ने किस बेस पर एक्सप्लेन किया उस चीज को भी देखेंगे. डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम. ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर, कि मेटल पार्टिकल्स में और वेव की दोनों की बेंच में चलता है. ये डी ब्रॉगली ने दिया था इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अपना. ठीक है. तो देखिए किस तरीके से पार्टिकल्स अपने वर्क करते हैं. वो ड्वेल नेचर रिप्रेजेंट करते हैं. वो पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी. ये 1924 में डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था. दैट पार्टिकल शोज वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक बोथ मैग्नेशन. और इसके लिए फॉर्मूला दिया था उन्होंने, लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv इक्वल टू H अपॉन P. ठीक है स्टूडेंट्स. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है. आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू mc², लैम्डा V इक्वल टू mc², लैम्डा hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू mc², लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mv या mc. ये आपके यहां पर ध्यान रखनी है वैल्यूज. ये ड्वेल बिहेवियर ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्वेल बिहेवियर ऑफ मैटर को. डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं इसे. एच की वैल्यू आपको बताइए 6.625 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. डी ब्रॉगली इक्वेशन इसे कहते हैं. बहुत ध्यान समझ लीजिए, पूछा जाता है, इस पर न्यूमेरिकल आपके जरूर आते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. और ये आपका ड्वेल बिहेवियर ऑफ नेचर है. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, वो वेव फॉर्म में भी कर रहे हैं, पार्टिकल फॉर्म में भी कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपका एक्सेलेरेटिंग एनोड है. इलेक्ट्रॉन बीम पास करे आ रहे हैं, डिफरेंट यहाँ पर डिफ्रैक्शन हो रहा है बीम में. ठीक है स्टूडेंट्स, दिख रहा है आपको. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिससे आप इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं. इट मींस दैट इज अ माइक्रोस्कोप विच कैन सी अ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and the exact momentum or the velocity of an electron. किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन 4π. ये अनसर्टेनिटी को, पोजिशन को और अनसर्टेनिटी मोमेंटम को एक्सप्लेन कर रहा है. H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है. ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इसके बारे में जरूर पूछा जाता है. यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है.
So delta Vx greater than equal to h upon 4 pi m delta x. Delta V is inversely proportional to delta x. यदि पोजीशन फिक्स है तो मोमेंटम फिक्स नहीं होगा, यदि मोमेंटम फिक्स है तो पोजीशन फिक्स नहीं होगी. यू कांट कैलकुलेट बोथ ऑफ टू इन ओनली इन वन सिंगल टाइमिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी. ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा था फॉर अ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल सब्स्टिट्यूट एम की वैल्यू यहां पर ये रख दी. तो मान लीजिए आपके डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू कितने है, 10⁻⁻27. तो ये इनसफिशिएंट अनसर्टेनिटी वैल्यू है. वहीं माइक्रोस्कोपिक के लिए एम की वैल्यू देखेंगे तो देखिए एम की वैल्यू तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक, उसके बाद आप डेल्टा एक्स की 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स. तो ये अपने आप में एक सर्टेनिटी वैल्यू है. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी मूवमेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते, मूवमेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो पोजीशन को नहीं बता सकते. बिल्कुल वही चीज है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं जब भी आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं, बट वहां पर वेलोसिटी मेजर नहीं कर पाएंगे. सो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन डायमेंशन. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को कि डेल्टा एच और डेल्टा वी मैक्स की वैल्यू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स के वैल्यू के इक्वल हो सकती है. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इस वैल्यूज को. डेल्टा एक्स की वैल्यू लेट कर ली हमने 10⁻⁻8, तो डेल्टा वी मैक्स की वैल्यू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड आ गई. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स यहां तक आपको ये वैल्यू? हाइजेनबर्ग ने स्पेशली इस चीज को दिया था उन्होंने. ठीक, सो इन द डीलिंग बोर्स ऑर्बिटल कांट सर्टेन एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ वैल्यूज. जो बोर का क्वांटम मॉडल था उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था. उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यदि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, अब बोर मॉडल का जो फेलियर होने का रीजन था, उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को इग्नोर करा. उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी स्पीड के बारे में बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन नहीं किया. देखिए किस तरीके से मूवमेंट, अक्सर आपने इस चीज को पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, मेडिकल फिल्म में देखा होगा, कैसी डी ब्रॉगली बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है. और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे. तो ये दोनों ही क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े हुए हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. देखिए ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को वो क्रॉस करता है. बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये क्रॉस करता है. वहीं क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है. वेव पार्टिकल्स और मैटर के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि वेव लाइव और पार्टिकल लाइक दोनों टाइप से एक्सप्लेन करता है क्वांटम मैकेनिक्स. इसीलिए इसे क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट्स. और ये हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर मिलकर ने दोनों ने की थी. सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियोस पसंद है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद फैमिली. गुड बाय स्टूडेंट्स.